क्योंकि कांग्रेस का ही विचारधारा देशद्रोही का है। तो भाई कन्हैया कुमार तो अव्वल दर्जे के देशद्रोही है। आराम आराम से एक एक ये 4000 की बात कर रहे थे ना, 4000 बुलडोजर तैयार है। इनके लिए अब बता देते हैं क्यों तैयार है। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तैयार है। कौन है? जर्मन से पार्ट ध्रुव राठी को जानते हैं, तो उसी का भाई पड़ोसी है ना, उसी का तो भाई पड़ोसी है एसएम पित्रोदा। तो भैया वैसा ही बात करेगा कि इस देश के मुसलमान खतरे में है। अब मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, अगर मुसलमान इस देश के खतरे में होते तो 5% 7% आप लोग बढ़ते नहीं, आप लोग घटते। इसकी सरकार थी तो प्रधानमंत्री का पर्चा पाड़ के फेंक दिया था बिल राहुल गांधी ने। क्या तानाशाही नहीं थी? कांग्रेस अगर लीड कर रही है 100 सीटों पे लड़ना चाहिए था कम से कम। तो यहीं पे दिख जा रहा है कि कांग्रेस जब 100 सीटों पे नहीं लड़ पा रही है, 40 सीटों पे लड़ रही है, तो सरकार क्या बनाएंगे कांग्रेस वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं। देश में चुनाव का माहौल है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 3 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। अब जनता दिल्ली की है, दिल्ली की बारी धीरे धीरे नजदीक आते जा रही है। तो हम दिल्ली में पहुंचे हैं, अभी चांदनी चौक में लोगों के मुखार बिंदुओं से और उनके दिल के बात को जानने की आखिर उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उनके दिलो दिमाग में क्या प्रलोभन का बीज डाली है अपनी सरकार बनाने के लिए। चलिए लोगों से ही बात करते हैं और उन्हीं के मुखार बिंदुओं से उनके विचारों को जानकर आपके समक्ष पेश करते हैं। तो मोदी जी देश का भाषा मास्क लगा के घूमेंगे, मुंह नहीं दिखा पाए। कोरोना आ गया दिल्ली का हटाने के लिए केजरीवाल के जवाब क्यों नहीं दिया? मोदी दे रहे, आपकी कोर्ट उनकी जवाब देगा वोटों से। हाँ देखिए मेरा काम देखिए दिल्ली का बताओ। दिल्ली का उनको नुकसान गाजियाबाद में पहुंच गया है। हाँ नुकसान के कहाँ लग गया है? बरेली से राहुल गांधी जबकि लड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जेल में जाएंगे। वोटों से जवाब देंगे, वोटों से जवाब देंगे, वोट दे देंगे, वोट दे देंगे उनको बिहार। आराम आराम से एक एक 4000 की बात कर रहे थे ना, 4000 बुलडोजर तैयार है। इनके लिए अब बता देते हैं क्यों तैयार है। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तैयार है। रोहिंग्या बोल रहे हैं, बाकी मुसलमान नहीं बोले। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए 4000 बुलडोजर तैयार है। उसे बुलडोजर पर बैठा के उठा के फेंका जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। और जो भी विपक्षी भारत तोड़ने की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस ही हो चाहे कुछ भी हो, 4 जून के पास उनको भी बुलडोजर पर बैठा के अफगानिस्तान के रास्ते इटली छोड़ने देना है। किसको चाहिए अफजल खान, उनको भेजेंगे पाकिस्तान। कुमार जैसे जो नारे लगा रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल खान कौन है? वही जो टेररिस्ट है। कौन हम तो नहीं जानते, नाम हम बताइए। देशद्रोहियों के आका, समझे नहीं? आपको पता नहीं है? दिखाए कहाँ? दिखाइए कौन है। दिखाना पड़ेगा तब जानेंगे। हम खुलेआम बोल दे क्या? खुलेआम बोल दे। कोई नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, चिंता नहीं क्यों कर रहे हो। कौन है? खुलेआम बोल दे। कन्हैया कुमार का नाम सुना है आपने? उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे जी मनोज तिवारी के खिलाफ। बताते तो क्यों नहीं लड़ेंगे? पता है क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का ही विचारधारा देशद्रोही का है। तो भाई कन्हैया कुमार तो अव्वल दर्जे के देशद्रोही है। तो भैया उनको तो सीट देगा ही कांग्रेस, ठीक है। तो इसीलिए कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और कन्हैया कुमार सच में कन्हैया कुमार हमारे गाँव का है और बेगूसराय कीरा है। वो बेगूसराय कीरा है, गंदे वाली कीरा। बेगूसराय बीएड के आते हैं। एक मिनट, बेगूसराय से चुनाव भी लड़े थे वो। 5 लाख वोट से आ गए ना पानी में, 5 लाख वोट से गए ना, तो अब आ गए मनोज तिवारी चक्कर में। तो भाई साहब हमें हिंदू बनना है, मुसलमान नहीं बनना है, हमारे देश को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। कन्हैया कुमार जी तुम्हारे वोट करेंगे ना, 2 वोट हम दे देंगे, वो भी मुस्लिम वोट। आपको एक बात बताऊं, क्या लग रहा है माहौल? 3 चरण का चुनाव मतदान समाप्त हो गया, माहौल क्या लग रहा है? 4 तारीख को बताएंगे आपको, लड्डू खिलाएंगे। 4 को बताएंगे, अभी नहीं। नहीं हम कैसे क्या बताना है? 4 तारीख 4 तारीख को मोदी जी 400 पार, 400 पार। 400 पार। राहुल गांधी कह रहे हैं 250 पे सिमटा देंगे। 200 ले आए ना राहुल, 100 ले आए राहुल गांधी, 50 ले आए। 400 पार हो जाए चाचा, बता दो क्या लग रहा है? 400 पार। भाई वो अंकल जी कह रहे थे 4000 पार, अब ये सब पार्टी एक हो गई, अब 400 कहाँ से लाएंगे? 400 नहीं आएगा पार। क्या लग कितना आएगा? मोदी जी
अब बीजेपी तो गड्ढे में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तो उनके बोल बच्चन भी ऐसे लग रहे हैं, लहराते हुए दिख रहे हैं। अरे बीजेपी तो बोल बच्चन लहरा गई। बोल बच्चन की जब बात करते हैं सुन लीजिए, सबसे पहले अभी हाल फिलहाल का एक बोल बच्चन सुन लीजिए। आपके जो आका है ना राहुल गांधी, उनके उनके आका सैम पित्रोदा है ना, राहुल खान जो उनके सैम, सुनिए मैं नहीं मानता किसी का, मेरा ही आका है, उनके आका है राहुल गांधी, और राहुल गांधी के आका है सैम पित्रोदा। बुजुर्ग की बातें क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि साउथ के जो लोग हैं अफ्रीकन नस्ल वाले हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अरुणाचल वाले जो है वो चाइनीज वाले हैं। तो ये इनकी जो आका जो है देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जब जनता, चलिए सैम पित्रोदा, सुनिए ना, सैम पित्रोदा के मुताबिक आप अफ्रीकन है या चाइनीज है? भैया मोदी जी हमारे, मोदी जी इनके आका होंगे भाई। मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं भैया। फिरकन है सैम पित्रोदा, मोदी जी को ना बयान देने की तमीज है, ना इज्जत तमीज है, और सलाहकार बनते राहुल गांधी जी का। नहीं गलत बोले। सैम पित्रोदा जर्मन शेफर्ड जहाँ का है ना, वही नस्ल वाले हैं सैम पित्रोदा। एक बात बता देते हैं, चला सुनाई देना चाहिए उनको। और सैम पित्रोदा से बता देते हैं, जर्मन शेफर्ड कौन है? जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी को जानते हैं, तो उसी का भाई पड़ोसी है ना, उसी का तो भाई पड़ोसी है सैम पित्रोदा। तो भैया वैसा ही बात करेगा, ठीक है। और सुनिए एक बात इनसे बोलना चाहते हैं भैया से, जो सैम पित्रोदा जी देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनको बता देते हैं ऐसी मानसिकता इनके पार्टी के नेताओं की है, इनके राहुल गांधी जो इनके आका है उनके सलाहकार की ऐसी मानसिकता है। तो जनता देश की जानती है कि इनको 4 दिन के बाद कहाँ उठा के फेंकना है। जनता तैयार है, उठा के फेंक देगी इनको इटली, ठीक है। पूरे कांग्रेस को इटली फेंक देगी अब की बार। अच्छा किस मुद्दे पर इस बार देश में चुनाव हो रहा है? क्योंकि आरोप तो लग रहे हैं कि धर्म पे आखिरकार मोदी जी आ ही गए, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ने। चलिए धर्म, सुनिए एक बात बताते हैं, क्या मोदी जी ने विकास नहीं किया है? मोदी जी ने विकास किया है, ठीक है। और विकास के कार्यों पे जनता जानती है कि इन्होंने इतना विकास करा है ना, तो और भी विकास करेंगे, तो जनता इसलिए वोट दे रही है। देखिए अभी ये ना कह देंगे मोदी जी विकास किए हैं 10 साल में। मोदी जी को क्या, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। मोदी जी के ये सारे सब नेता एक है, इनको मालूम है जनता लालची है। वो जैसे शिकारी जानवर को फंसाता ना, वो दाना डालते हैं। पहले जब सत्ता में आए थे 15 लाख 14 लाख, तो वो ऐसे ही आ जाएंगे सबके। जनता लालच में आ गई, अब ये वही फिर सब खेल गए, गारंटी है हमारी, ये है वो है, वही कहानी चल रही है। उनको मालूम है जनता लालची है। अब तुम लोगों का यही काम है, जनता लालची है। जवाब दे दीजिए। चलिए जनता लालची है। देखिए जनता, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए जब इस भारत भूमि में लोग रह रहे हैं ना, तो किसी सरकार को चुनेंगे ना, तो उससे कुछ फायदा चाहेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना बता रहा हूँ, अगर मैं बीजेपी को ला रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज में विकास हो, ठीक है। तो मेरे समाज में विकास हो, तो इसको आप इसको क्या मानिएगा? आप इसको कुछ भी मानिए, लोग भी मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन एक बात बता देते हैं, जो कांग्रेस पार्टी है इनको क्या प्रलोभन दे रही है कि भैया थोड़ा सा रुक जाओ, हमें जिता दो, गलती से भी हमें जिता दोगे तो सनातनी भाइयों को साइड कर देंगे। यही तो सिखा रही है। जातीय जनगणना का मुद्दा जब रख रहे हैं ये लोग, तो जातीय जनगणना का मुद्दा क्यों रख रहे हैं? कि हम सनातनी टूट जाए। जब हम सनातनी टूट जाएंगे तो इससे फायदा किसको होगा? मुसलमानों को फायदा होगा। डायरेक्टली बता देता हूँ, मुसलमानों को फायदा होगा। क्योंकि आप उठा लो, केरल को उठा लो, कर्नाटक को उठा लो, तेलंगाना को उठा लो, ममता बनर्जी, ममता बानो के स्टेट को उठा लो, वहां पे क्या हो रहा है? हिंदू जैसे टूट रहे हैं, हिंदू दलित में बट रहा है, हिंदू क्षत्रिय में बट रहा है, हिंदू ब्राह्मण में बट रहा है, हिंदू शूद्र में बट रहा है, हिंदू वैश्य में बट रहा है। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वहां पे हम लोग टूट रहे हैं, और जैसे टूट रहे हैं ये मुसलमान हम पे चढ़ जा रहे हैं, ठीक है। और बीजेपी सरकार क्या बोलती है कि भैया वी आर नॉट दलित, वी आर नॉट शूद्र, वी आर नॉट वैश्य, वी आर सनातनी। तो हम सनातनी है भैया, ठीक है, हमें सनातनी है और हमें पता है हमें नहीं बटना है। और कितना भी एक कांग्रेस आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, चाहे अखिलेश की पार्टी आ जाए, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी आ जाए, अब सनातनी नहीं टूटेंगे। अब सनातनी तैयार है इन्हें ढेलने के लिए बढ़िया से भैया। अच्छा एक डेटा आया है पिछले 65 सालों का, 2013 तक का डेटा है 1950 से, कि 7 से 8% के बीच में जो हिंदू हैं वो कम हुए हैं हमारे देश में, और लगभग 43% अल्पसंख्यकों की जो समाज है उसमें वृद्धि हुआ है। क्या जनता सोचती है? ओवैसी को टारगेट कर दो थोड़ा सा। ओवैसी बोलते हैं कि इस देश के मुसलमान खतरे में हैं। अब मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूं, अगर मुसलमान इस देश के खतरे में होते तो 5%, 7% आप लोग बढ़ते नहीं, आप लोग घटते, ठीक है।
तो अवैसी को सबसे पहले जूता मारने के लिए तैयार हो जाए जनता, और जो मुसलमान, जो शिक्षित मुसलमान है, एजुकेटेड मुसलमान है, जूता मारेंगे कि ऐसा आप भड़काऊ बयान मत दो कि इस देश में मुसलमानों को खतरा है। चलिए अब हिंदू 8% कम हुए हैं, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हिंदू 8% क्यों कम हुए हैं, और मैं उठा लूं एक डाटा उठा के देख लूं तो कहां से सबसे ज्यादा कम हुए। सबसे ज्यादा टीएमसी यानी ये पश्चिम बंगाल को डालो, टीएमसी जहां पे वहां से कम हुआ है, ठीक है। फिर आप केरल में उठा लो, केरल में हिंदू घट रहे हैं। आप कर्नाटक उठा लो, कर्नाटक में हिंदू घट रहे हैं। तेलंगाना उठा लो, तेलंगाना में हिंदू घट रहे हैं। 16 राज्यों में हिंदू माइनर होते जा रहे हैं। जहां पे ये कांग्रेसी चाटुकार चमचे दलाल लोगों की सरकार है, वहां पे हिंदुओं को सताया जा रहा है, इसलिए हिंदू घट रहे हैं। और देखिए आपको एक बात बता देते हैं, कई ऐसे जगह है जहाँ पे हिंदू अपना क्या कर रहे हैं, जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और हिंदू क्या लिख दे रहे हैं, अपना वोट टांग के आ जा रहे हैं कि भैया हमारा घर बिका हुआ है। क्यों? क्योंकि भय बन रहा है। जब इनकी संख्या बढ़ रही है तो भय बन रहा है। आपको एक बात बता दें, ईरान जो था ना, पारसियों का देश था ना, पारसियों का देश था। आज ईरान मुस्लिम राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुस्लिम को क्या बोला, भाई भाई बोला था, और इन्होंने भाई भाई कह के चारा बना दिया उन लोगों को, पारसियों को। तो वैसा ही यहाँ पे इनकी मानसिकता है, कुछ मुसलमानों की मानसिकता वही है यहाँ पे कि हिंदुओं को भाई 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 कह के और इनका चारा बना देना है। तो अब हिंदू जा चुका है, और एक बार 2024 में खाली मोदी जी को आ जाने दीजिए, फिर 2025-26 तक हिंदू राष्ट्र, ठीक है। उसके बाद से जितने वक्फ बोर्ड है, जितने ये शरीयत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी है, सब कैंसिल, सब। वो कहेंगे तानाशाही की हद ही पार हो गई, क्योंकि आरोप तो अभी भी लग रहा है कि मोदी जी तानाशाह हो गए। जब एक देश है तो एक देश में एक संविधान चलना चाहिए ना, इनके लिए अलग से संविधान कैसे रहेगा भैया, अलग से कानून। तानाशाही कब नहीं हुई? जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधानमंत्री का पर्चा पाड़ के फेंक दिया था बिल राहुल गांधी ने। क्या तानाशाही नहीं थी? पद पे कौन बैठा था? राहुल गांधी बैठे थे या डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे थे? मनमोहन सिंह जी थे जो अध्यादेश वाला जो है ना। तो पाड़ के किसने फेंका बिल को? राहुल गांधी ने फेंका। राहुल गांधी एक आम आदमी होगा ना, प्रधानमंत्री तो वही था ना। फिर तानाशाही हुई? क्या हुई? वो अभी एक हुई ना तानाशाही। जिसकी चलेगी वो तो तानाशाही थोड़ी बहुत करेगा। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। कैसे? थोड़ा एग्जाम्पल एक दीजिए ना। एक बात बताइए, एक्सप्रेस वे, ठीक है जी, कांग्रेस के टाइम में इन्होंने कहा था, पी चिदम्बरम ने, हमारे पास कागज का रफाल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। बोला था कि नहीं बोला था? और आज की डेट में क्या है? सारे फाइल हो चुके हैं हर जगह, मतलब सैन्य शक्ति, हर जगह विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। 400 पार के जो नारा लग रहा है, 400 पार आ जाए, बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये अगर 500 पार का लगा तो वो भी आता, बिल्कुल। क्योंकि विपक्ष में जो अच्छे लीडर है उनकी ये चलने नहीं दे रहे, तो फिर तो आएगा। बताइए, क्या लीडर नहीं है? वही कहेंगे ना कि विपक्ष के सारे नेता तो आप वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं। नहीं डाल रहे। जब किसी की नहीं चलेगी क्या करेंगे? वो भागेंगे ना। जरूरी है भाजपा में जाना? नहीं कह रहे जरूरी है भाजपा, जरूरी है तो भाजपा में चले भी, ऐसा तो है नहीं। अब जरूरी है वॉशिंग मशीन में जाओगे तभी फिल्टर होकर आओगे। सुनिए, जरूरी है भाजपा में जाना, ये कह रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि देखिए, अगर भाजपा में नहीं जाएंगे, देखिए विचारधारा की बात होती है। कांग्रेस की विचारधारा क्या थी? देश तोड़ने की विचारधारा थी। तो इसलिए जो भी नेता जो अब अवगत हो रहा है सच्चाई से, जिसको पता चल रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, जैसे एक आचार्य प्रमोद कृष्णन करके हैं जो कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने निकलने के बाद से क्या बोला कि कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम अभी भी प्लान बना रही है कि अगर हम लोग जीत जाते हैं, बहुमत में आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, राम मंदिर की जगह फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये खुद उन्होंने कहा भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी परसों आप देख लीजिए, बिहार में झारखंड पड़ता है, वहाँ पे 35 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद का मिला है। 8 मशीन लगातार लगभग 12 घंटे। बिहार में झारखंड कैसे पड़ गया? कहाँ है? झारखंड में है। बिहार में झारखंड कैसे? झारखंड में झारखंड पड़ा, बिहार के पास है ना। बिहार के पास है, ये बोलिए ना। किसके पार्टी के? कांग्रेस के थे। कांग्रेस के। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनकी मानसिकता भी वही है, देश तोड़ने वाली, और ये लूट खसोट वाला काम जानते हैं। इन्होंने अभी तक भारत को कितना लूटा है? 48 खरब रुपए कम से कम लूटे हैं, ठीक है। आप एक बात करते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि संपत्ति को बांट दिया जाएगा, माइनॉरिटी में बांट दिया जाएगा। राहुल गांधी से पूछता हूँ कि अपनी संपत्तियां क्यों नहीं बंटवा देते हैं? अपनी संपत्तियां बंटवा देते। 40,000 करोड़ का जो बिल्डिंग बना रखे हैं उसको बंटवा देते। चल रहा है बिहार। चाचा भतीजा तो गए काम से, अभी बीजेपी में आए हैं चाचा जी, कैसा चल रहा है? बिहार में सुधार की आवश्यकता है, और हो सकता है कि जो अगला विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें बिहार में भी बढ़िया सुधार हो जाएगा, ठीक है। अगर बीजेपी का कोई मतलब जैसे देखा जाए तो देखिए, लोजपा और बीजेपी ये दोनों पार्टी मिलके अगर बिहार में
और विधानसभा चुनाव जीतती है तो सरकार बनेगा, और जिसमें आपके चिराग पासवान अग्रवाल के लिए मुख्यमंत्री हो जाते हैं और नए मनीष कश्यप है उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो ये बढ़िया रहेगा। कैसे मनीष कश्यप को उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिया जाएगा? क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? फिर सम्राट चौधरी का क्या करेंगे आप? अरे सम्राट चौधरी की बात करते, चलिए युवा चाहिए हमें बिहार में, ठीक है। सम्राट चौधरी से युवा है मनीष कश्यप जी, चिराग पासवान युवा तो तेजस्वी यादव भी हैं। अच्छा चलिए, तो 8वीं फेल है ना, 8वीं फेल है ना। बात यहाँ पे कि 8वीं फेल है वो, इसको देखिए। अच्छा हाँ, वैसे कहते हैं मोदी जी चौथी फेल है। अच्छा मोदी जी चौथी फेल है, आरोप तो उधर से वो भी लगा। अगर चौथी फेल अगर मोदी जी होते तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था भी नहीं सुधरती, भारत में जितना विकास हो रहा है विकास भी नहीं हो पाता, ठीक है। और आप एक स्पीच उठाओ, आप मोदी जी का स्पीच उठा लो और एक राहुल गांधी जी का स्पीच उठा लो, दोनों में अंतर देख लो, कौन एजुकेटेड है कौन अनएजुकेटेड है, पता लग जाएगा आपको। अच्छा, जब ये उठाने की बात की है स्पीच में, तो प्रियंका गांधी कह रही थी कि मोदी जी में दम है तो मेरे भाई से बहस कर ले। मोदी जी में है दम बहस करने का राहुल गांधी से? बिल्कुल नहीं है मोदी जी में दम बहस करने का, क्योंकि मोदी भी जानते हैं कि आज दिमाग से क्या ही हम बहस करें। मोदी जी को पता है कि अभी बबुआ है, बच्चा है, बच्चा से हम बहस नहीं करेंगे, मोदी जी जानते हैं। बच्चा मतलब ममज बॉय है? हाँ, मम्माज बॉय है, ठीक है। तो मम्माज बॉय से बहस नहीं किया जाता है, उन्हें डेयरी मिल्क या लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है। तो मोदी जी बोलते हैं जान दो बच्चा है, लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा बंदे को। चलिए, क्या माहौल लग रहा है? 3 चरणों का मतदान समाप्त हो गया है, अब बिहार से थोड़ा देश में आ जाते हैं, 4 चरणों का मतदान और बाकी है। क्या माहौल लग रहा है, क्या होने वाला है? बीजेपी आएगी फिर से एक बार, ये तो सब लोग जानते हैं, विपक्ष भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं। राहुल गांधी के भी सपनों में यही आता है कि 400 पार बीजेपी। जब करवट बदलते हैं तब उनको याद आता है बीजेपी 400 पार, 400 पार। कह रहे हो 250 नहीं जाने देंगे बीजेपी को। वो तो 40 नहीं क्रॉस कर रहे हैं, 40 पे तो चुनाव ही लड़ रहे हैं, 40 पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसीलिए सोच लीजिए कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ठीक है। देखिए, अगर कांग्रेस इतना आश्वस्त रहती है अपने जीत को लेकर तो 40 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ती, कम से कम 100 सीटों पे तो लड़ती। इतना बड़ा गठबंधन और भी लोगों को देना था ना, 26 और भी तो है भाई, कोई बात नहीं, इतना बड़ा गठबंधन था, कांग्रेस अगर लीड कर रही है 100 सीटों पे लड़ना चाहिए था कम से कम। तो यहीं पे दिख जा रहा है कि कांग्रेस जब 100 सीटों पे नहीं लड़ पा रही है, 40 सीटों पे लड़ रही है, तो सरकार क्या बनाएंगे कांग्रेस वाले। और एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री हम किसको बनाए? राहुल गांधी को बनाए। राहुल गांधी इधर से हाउ दिया कर रहे हैं कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उधर अखिलेश यादव बोले कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इधर अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है, ममता बनर्जी ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। तो इनके तो टीम में यही नहीं पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री का फेस कौन है। तो बताइए कैसे इस सरकार को हम ला दें? सैम पित्रोदा का नाम सुने हैं? हाँ, बहुत बढ़िया है, यही है। कुछ नस्ल पे टिप्पणी कर रहे थे, जनता क्या सोचती है उनकी टिप्पणियों पे? हालांकि कांग्रेस के जो वो थे अध्यक्ष, कहीं से तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। वही बोल रहे हैं कि देखिए, ये थे राष्ट्रीय ओवरसीज कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन थे। तो इनसे एक बात पूछना, देखिए एक बात मैं कांग्रेस पे बोल दूं, कांग्रेस का शुरुआत से ही आदत है देश तोड़ने की बात करने की, देशद्रोही विचारधारा कांग्रेस से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। आप कहते हो कि साउथ वाले जो है अफ्रीकन लगते हैं, तो क्या दर्शाना चाहते हो? साउथ वालों के मन में एक आपने भ्रम डाल दिया ना कि हम लोग अफ्रीकन हैं, ठीक है। आप बोलते हो जो अरुणाचल क्षेत्र वाले, इनको आप बोलते हो, इनको क्या बोलते हो कि ये लोग चाइनीज दिखते हैं, तो इनके मन में आपने एक भ्रम डाल दिया कि ये लोग चाइना से रिलेटेड है। तो ये जो चीजें हैं कांग्रेस इसलिए करती है, देश तोड़ने का उनके मन में विचार आता है हमेशा, ठीक है।